हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सीखने जा रहे हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कैसे फाइंड करेंगे। राइट, अभी तक सिर्फ हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड किया है कि किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसका लोकेशन या पोजीशन फाइंड किया हमने। अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना भी सीखेंगे और साथ ही साथ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक है, उसके बारे में भी सीखेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला इम्पल्स, ये इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर dt टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अगर किसी सिस्टम पे लग रहा है तो फोर्स इंटू dt का इंटीग्रेशन करने से इम्पल्स मिल जाता है। और अगर आपको छोटा टाइम इंटरवल नहीं देके कोई लार्ज टाइम इंटरवल दिया है तो आप डायरेक्ट, और उस टाइम इंटरवल के लिए फोर्स कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से जो मिलता है प्रोडक्ट, उसका उसी को क्या बोला जाता है, इम्पल्स। वैसे इम्पल्सिव फोर्स डिफरेंट थिंग है। इम्पल्सिव फोर्स किसको बोलते हैं, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या बोला जाता है, इम्पल्सिव फोर्स। जैसे बैट्समैन बॉल को बैट से मारता है ऐसे, तो बैट और बॉल के बीच कांटेक्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। राइट, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बैट से बॉल पे कैसा फोर्स लगा, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स का एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, देखिए। जैसे यहाँ पे एक आपको डोर दिख रहा हो, दरवाजा है। अब इस दरवाजे को मुझे क्लोज करना है इसे, तो मैं अगर इस दरवाजे को ऐसे जेंटली आराम से ऐसे बंद करता हूँ ऐसे, तो ये मैं बोलूँगा कि मैं इस पर फोर्स लगाया, मैं आराम से ऐसे बंद कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोला जाता है, ओनली फोर्स बोला जाता है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया। राइट, लेकिन इसी पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ, मतलब लार्ज फोर्स लगाया लेकिन कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम रहा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अगर इसको मैं एकदम जेंटली फोर्स लगाया, स्लोली ऐसे, तो इसे बोलेंगे फोर्स, फोर्स अप्लाई मैंने किया। राइट, लेकिन अगर ऐसा फोर्स मैंने लगा दिया, ये डोर है ऐसे, और इसमें मैंने गुस्से में, कभी कभी इंसान गुस्से में होता है तो फोर्स लगाता है, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं गुस्से में इसमें फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। ओके, तो इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स में डिफरेंस है। इम्पल्सिव फोर्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और इम्पल्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हुआ। इम्पल्स का क्या फॉर्मूला हुआ, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल हो गया, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अगर ये छोटा टाइम इंटरवल है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया मिलता है। जैसे स्लोप निकालते हैं हम, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने से उसका डिफ्रेंसिएशन करने से स्लोप मिल जाता है, वैसे ही इंटीग्रेशन करने से किसी भी ग्राफ का एरिया मिलता है। तो अगर फोर्स और टाइम के बीच का कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो आप उस ग्राफ को इंटीग्रेट करने के बजाय एरिया निकाल देंगे तो इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर फोर्स का इक्वेशन गिवन है, F इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t या टी क्यू, मतलब फोर्स टाइम का कुछ फंक्शन दिया है, तब तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। फोर्स का जो भी फंक्शन दिया है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख देंगे और dt, और इंटीग्रेट कर लेंगे। और अगर इक्वेशन ही देकर ऐसे ग्राफ दिया है, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना, तो ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोल रहा है कि इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे बैट्समैन एक बैट को हिट कर रहा है, तो बॉल, बैट्समैन बैट से बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल उसकी तरफ आ रहा था पहले, तो बॉल उसकी तरफ जब आ रहा था तो उसका कुछ मास भी होगा बॉल का और कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो क्या मोमेंटम था बॉल के पास। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो जब बैट्समैन ने उसे हिट किया बैट से, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी हो सकता है चेंज हो गया होगा,
मैग्नीट्यूड में भी आ रहा होगा कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वापस रिटर्न हो सकता है कि 6 मीटर 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा फोर्स लगने के बाद। तो मोमेंटम में तो चेंज आ रहा है, राइट। तो यहाँ मोमेंटम में चेंज लिखना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो इक्वल टू क्या आने वाला है, इम्पल्स, राइट। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अभी न्यूमेरिकल इस पे कैसा आएगा, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है यहाँ पे, और 0, 0.5 और 1 सेकेंड तक के लिए फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। तो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल फोर्स है, इसका वैल्यू पहले बढ़ रहा है, फिर फोर्स का वैल्यू कम होते होते 0 हो गया है 1 सेकेंड पे। तो फोर्स और टाइम का एरिया निकालने से ही क्या मिल जाता है, इम्पल्स। तो इसका मैंने एरिया निकाला, तो हाफ इंटू बेस 1 और हाइट फोर्स, यहाँ पे है फोर्स, तो मुझे ये फोर्स ही कैलकुलेट करना था, तो इम्पल्स इसके एरिया से मिल गया। और चेंज इन मोमेंटम में इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल के लिए लगा है, 1 सेकेंड के लिए। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास 1 किलोग्राम, ये सब गिवन क्वेश्चन में है, और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या लिखा हुआ है यहाँ, 0। तो इनिशियली वो 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो उसमें मोमेंटम होगा मास 1 kg और वेलोसिटी 1, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, यानी ये कैसा होगा, आटा जैसे गूंदा हुआ रहता है, आटा या क्ले एक है, उसको आप दीवार में ऐसे मारेंगे तो वो रिबाउंड करके वापस नहीं आएगा, वहीं पे चिपक जाएगा जाकर, यानी उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो उसी के जैसा सिचुएशन है, इनिशियल इसमें मोमेंटम है और फाइनली मोमेंटम हो गया है इसका 0। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 और इनिशियल मोमेंटम 1, सो 0 माइनस 1। और इधर एरिया निकालने से क्या है इसका, F0/2, F0/2, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो F0 इक्वल टू -2। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा, 2 आएगा, इससे क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो उसका एरिया निकालिए तो इम्पल्स मिल जाएगा, और वो इम्पल्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप चेंज इन मोमेंटम। इसी थ्योरम को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्लियर। नेक्स्ट, अभी RCM हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। अगर इसको मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो d/dt RCM। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या देता है, वेलोसिटी वेक्टर। फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ r1, मतलब मास 1 के पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मास 1 का वेलोसिटी मिलेगा कि फर्स्ट मास कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ टाइम गिव्स वेलोसिटी ऑफ मास 1। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2 dr2/dt गिव्स वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2। इसका एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन है, ये स्माइल दे रहा है और ये सैड है बेचारा, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, 2 है। ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उधर आई कैप की तरफ, आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये दूसरा बेचारा जो उदास है वो वाई भी नहीं जा रहा है, एक्स में भी नहीं जा रहा है, वो कुछ टेढ़ा जा रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाकर जा रहा है, उधर एक्स एक्सिस है उससे 30 डिग्री एंगल बनाकर ये जा रहा है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, क्या एकदम बीच में होगा क्या सेंटर ऑफ मास? इक्वल मास होता तो बीच में होता, ये 1 kg का है, ये 2 kg का, तो 2 kg के ज़्यादा करीब होगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बताना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो ये इधर चले और ये इधर, तो सेंटर ऑफ मास उसका किधर चलेगा, मतलब कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं नहीं रहेगा ना, यहाँ से सेंटर ऑफ मास भी कहीं और चला जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के मूव करने की वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं लिखूंगा m1 और r1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास, और m2 r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ
सेकेंड मास। तो फर्स्ट मास और यहाँ पे वेलोसिटी है, अगर मैं x cm लिखता तो इधर भी मुझे उसका पोजीशन लिखना पड़ता। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख रहा हूँ तो यहाँ भी वेलोसिटी लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल मास का। तो मैंने फर्स्ट मास इसको लिया है तो 1 kg लिखा, तो इसका वेलोसिटी 2 है और ओनली x डायरेक्शन में है, इसलिए आई कैप लिखेंगे इसमें। तो 1 मास हो गया और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास 2 आई कैप। सेकेंड मास का वैल्यू है 2, तो 2 मैंने मास के जगह पर लिखा और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा आई कैप जे कैप में लिखने के लिए। तो इधर की तरफ 2 और x एक्सिस से कितना एंगल है 30 डिग्री, तो x की तरफ कंपोनेंट 2 cos 30 और इसका y की तरफ कंपोनेंट 2 sin 30, इधर 2 sin 30। 2 cos 30 में cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3। तो इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट आया √3 आई कैप, √3 आई कैप। वैसे ही इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आएगा, तो इसके वेलोसिटी का y की तरफ आएगा, ये 2 था तो इधर कंपोनेंट आएगा 2 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, हाफ से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 आया। तो जे कैप में सिर्फ ओनली जे कैप आया। ये माइनस कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, y डैश की तरफ था, तो x इसका प्लस और y इसका नीचे की तरफ माइनस, तो माइनस जे कैप मैंने लिखा। और नीचे लिखना है m1 प्लस m2, तो इसका मास था 1 और इसका 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। तो आई कैप में आई कैप का एडिशन करेंगे तो 2 आई कैप और 2√3 आई कैप है, तो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 आई कैप। और जे कैप तो बेचारा अकेला है यहाँ पे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई जरूर होगा क्योंकि ये मास इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी, तो -2 जे कैप हो गया और नीचे 2 + 1 3। तो अगर इंडिविजुअल बॉडी का वेलोसिटी गिवन है तो आप सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो फाइंड कर लिए सर, अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ एक m kg का ब्लॉक और ये 3m kg का ब्लॉक है, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो ये 3m वाला नीचे आएगा और m वाला किधर जाएगा ऊपर जाएगा। और ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा इंडिविजुअल बॉडी, वो तो एकदम आसान है निकालना। 3m है तो इसको नीचे की तरफ से खींचा जा रहा है 3mg, और कितना फोर्स लगाती है mg, इसका मास है 3m तो नीचे इस पर फोर्स लगा 3mg। तो ये 3mg से तो नीचे आना चाह रहा है, लेकिन ये mg फोर्स इसको इधर नीचे आने से रोक रहा है क्योंकि इस पे mg नीचे लग रहा है। तो इसको हम अगर स्ट्रेट माने तो ये वाला mg अपोज कर रहा है और ये mg उसको खींचने का काम कर रहा है, राइट, पुल करने का काम कर रहा है। तो नेट फोर्स लगेगा 3mg माइनस 2 ओनली mg, तो 3mg माइनस mg। और टोटल मास कितना है सिस्टम का 3m प्लस m 4m, तो 3mg में से mg गया 2mg और नीचे 4m, m से m गया और 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 आया, तो g/2 कितना आ गया g/2। तो इसका g/2 से ये नीचे आएगा और क्या ये g/2 से ऊपर जाएगा, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर चलेगा, अगर एक मास यहाँ है और एक यहाँ है तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो इन दोनों के बीच यहाँ पे होगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो सेंटर ऑफ मास यहीं थोड़े रहेगा, सेंटर ऑफ मास बीच कहीं और चला जाएगा। और वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ACM का भी फॉर्मूला है जैसे बाकी का फॉर्मूला था, m1 a1 प्लस m2 a2, और ये सब वेक्टर है, वेक्टर मतलब साइन के साथ लिखना है आई कैप जे कैप के साथ। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 3m मास है और ये नीचे आ रहा है, तो 3m इंटू g/2 लिख दिए। कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था g/2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल मास m1। सेकेंड मास है m, तो m मैंने लिखा, लेकिन इसके एक्सेलरेशन को माइनस g/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए g/2, तो ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस g/2 होगा इसका। तो इसे सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये 3mg/2 और ये mg/2, 3mg/2 में से एक mg/2 चला गया तो 2mg/2 आएगा, जिसमें 2 से 2 कैंसिल होगा और नीचे 4m है, तो आंसर क्या आ जाएगा g/4, फाइनल आंसर g/4, यानी इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा g/4।
ये ट्राई कीजिए आप कैसे करेंगे। इसमें 8 kg का ब्लॉक एक है और इधर से भी 8 kg है और इधर 4 kg इससे हैंग किया हुआ है एक पुल्ली के हेल्प से। इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे, ऐसे पकड़ कर कोई रखा है इसको, फिर ऐसे हाथ हटा दिया अचानक, इसे पकड़ कर रखा था, जैसे ही हाथ हटाएगा इधर से 3 kg नीचे की तरफ आएगा, सॉरी 8 kg नीचे आएगा। और क्योंकि 4 kg के नीचे कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन mg, और 8 kg को नीचे अर्थ बुला रही है कि नीचे आ जा, कितने फोर्स से 8 इंटू 10 mg फोर्स लगता है, तो 80 न्यूटन से इसको नीचे की तरफ अर्थ बुला रही है और इसको बुला रही है 40 न्यूटन से, तो ये ज़्यादा इस पर फोर्स लग रहा है, तो 8 नीचे जाएगा और बेचारा 4 ऊपर जाने लगेगा। तो पहले तो इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और बाद में फॉर्मूला यूज कर देंगे m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इंडिविजुअल का सेंटर निकालने के लिए एक्सेलरेशन हम तीनों को एक साथ सिस्टम मानते हैं, तो इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा 80 और ये अपोज कर रहा था नीचे की तरफ ऐसे 4 इंटू 10 40 न्यूटन, तो ये कितने से ऐसे आगे बढ़ेगा, तो 80 माइनस 40 और कितने टोटल मास है सिस्टम के 8 प्लस 4 20, तो 80 माइनस 20 इज नेट फोर्स एंड 20 इज नेट मास, सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 40 by 20 which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आएगा ऐसे, और ये तो बेचारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो तीनों का एक्सेलरेशन वही है लेकिन डायरेक्शन में फर्क है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और ये राइट में चल रहा है। तो इसमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मास 1 जब मैं लिखूंगा मास 1, इसमें 1 किसको कंसीडर करें, किसी को करेंगे कंसीडर 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको 1 लिया है, इसको 2 इसको 3, तो मास 1 इज 4 और इसका एक्सेलरेशन वही है जो सबका कॉमन है, लेकिन 2 ऊपर की तरफ है इसलिए 2 j कैप लिखेंगे, 2 j कैप। फिर मास 2 8 है तो 8 और ये आगे चल रहा है राइट में i कैप में, तो 2 इसका एक्सेलरेशन और वो भी i कैप लिख दिया मैंने उसमें, और ये 8 kg जो कि नीचे आ रहा है इसलिए मास 8 रहा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन -2 लिखा गया क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, तो 8 इंटू -2 j कैप हुआ। इसको सॉल्व करने पे आया 16 i कैप माइनस 8 j कैप और नीचे टोटल मास तीनों का मास ऐड करने पे 20 आया था, तो डिवाइड बाई 20, तो 16 बाई 20 करेंगे तो 2 से 16 जाएगा 0.8 8 टाइम्स आ जाएगा और 10 है तो उसके बदले में एक पॉइंट लगेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.8 i कैप और माइनस 8 बाई 20 करेंगे तो 2 से ये 4 टाइम्स जाएगा और नीचे 10 है तो 0.4 j कैप हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0.8 i कैप माइनस 0.4 j कैप, इतने एक्सेलरेशन से इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा।